नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी टेट जूनियर लेवल के मैथ के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन करा रहे हैं। इससे पहले हमने जो हमारा पेपर देखा था वो 2020 वाला देखा था। साइड में बटन पिछला वीडियो मिल जाएगा। वैसे भी आपका कल से परीक्षा स्टार्ट हो रही है, तो सभी को एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं भी परीक्षा के लिए पहले से। और 2018 का पेपर और हम ये लास्ट आपको करा दे रहे हैं, ताकि 2022 वाला पहले ही करा चुके थे कि लास्ट के इधर के 3 साल के भी अगर आप पेपर पूरे सॉल्व करके जाते हैं तो एटलीस्ट उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से जो है वो कर ले जाएं। तो 91 प्रश्न, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को डबल कर दिया जाए। घन की भुजा को हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। और संपूर्ण पृष्ठ की बात किया गया है कि इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की, तब इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी। संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a²। अब घन की भुजा को डबल किया जा रहा है, यानी कि आपका 2a कर दिया जा रहा है। और ये जो 2a की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, इसको यहाँ पर रख दीजिए, यानी 6 और a की जगह आप रख दीजिए 2a। और 2a का स्क्वायर मतलब 4a²। यहाँ पर हमारा 4a² इस तरीके से आएगा। और 6 चौक 24, यानी कि 24a² यहाँ से आ जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो निकल आया। प्रश्न में ये कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। पहले कितनी वृद्धि है वो निकाल लें। पहले आपका जो संपूर्ण पृष्ठ है वो 6a² था, और बाद में ये बढ़ करके 24a² हो गया। तो वृद्धि कितनी हुई ये सबसे पहले निकालेंगे परसेंटेज, उसके बाद निकालेंगे। तो वृद्धि हुई 18, डिफरेंस निकालेंगे इसमें, तो 18a²। अब इसी का ही आपसे कह रहा है परसेंटेज में वृद्धि, यानी कि 18a² और 6a² बटे में परसेंटेज में अगर वृद्धि निकालेंगे तो 18a² बटे में आपका 6a² और मल्टीप्लाइड में 100। a² से a², 6×3 = 18 और 300% की वृद्धि यहाँ से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका है a/3 b/2 बराबर में है और c/1 बराबर में k है। तो आपको a + b + 2c/b का मान निकालना है। जब भी ये वैल्यू इस तरीके से होंगी तो a/3 को आप मान लीजिए इन तीनों की वैल्यू को हम k के बराबर मान लेते हैं। तो a/3 को अगर हम k के बराबर मान लेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से 3k निकल आएगी। इसी प्रकार b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू 2k निकल आएगी, और c की वैल्यू निकालेंगे तो k निकल आएगी। ए बी सी की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर आप रख दीजिए। तो 3k, 2k जोड़ेंगे 7k और बटे में आपका 2k, यानी 7k। यहाँ पर अगर वैल्यू रख देंगे तो 7k/2k वैल्यू आएगी। के कट जाएगा तो 7/2 आएगा। 7/2 आपका 3.5 के बराबर होता है। आपका आंसर पहला वाला सही होगा। के का मान बताना है, जिसके लिए समीकरण भी यहाँ पर दे रखा है और कह रहा है इसका अद्वितीय हल हो। तो ये जो दोनों वैल्यू दे रखी हैं, x - ky = 2 और 3x + 2y = -5, इसको क्या करना पड़ेगा, एक को समीकरण 1 मान लीजिए, एक को 2 मान लीजिए। यहाँ पर जो आपका ax² या ax + 1 करके लिख दिए, a1x + b1y + c1 = 0। इससे आप इसको कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पर अगर देखेंगे पहला वाला जो समीकरण है इस वाले में, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आएगी इससे कंपैरिजन करने पर a1 की वैल्यू आपकी, क्योंकि x के साथ कोई वैल्यू है नहीं, k 1 आ जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे 3x + 2y, नहीं इसी में ही ky में देखेंगे तो by के साथ में, यानी b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, b1 की वैल्यू यहाँ b1 है तो b1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी -k। और इसी प्रकार समीकरण 1 जैसे है वैसे ही 2 में भी आप निकाल लीजिए। तो 2 की तुलना भी इससे कर लीजिए। 2 की तुलना करेंगे तो a2 की वैल्यू आपकी, इसी को ही हम a2 और b2 के रूप में मान के देख लेंगे ना तब। तो a2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, और इसी प्रकार b2 की वैल्यू जो है आ जाएगी आपकी 2। दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। अब यही दोनों जो वैल्यू हमने निकाली हैं इसको आप बटे में करके लिख लीजिए। जैसे हम a1/b1, a2/b2। अब दोनों की चारों की वैल्यू रख दीजिए। 1 - k डज नॉट इक्वल टू 3/2। यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, माइनस की भी वैल्यू है, यानी -2/3 यहाँ से आएगा। तो -2/3 वाला आंसर, यानी कि बी वाला सही होगा। ये इसका अद्वितीय हल है। अगला, एक किसी काम को कह रहा है 6 दिन में करते हैं।
तो सबसे पहले ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है। दोनों का टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। टोटल हो गया 24। ये कितनी बार में 24 में जाएगा, तो 6 4 जा 24 यानी 4 यूनिट पर डे। इसी प्रकार बी की वैल्यू निकालेंगे पर डे की, तो 24 कितनी बार में जाएगा, 8 3 जा 24 यानी बी अकेले काम करेगा तो 3 यूनिट पर डे काम करता है। अब कह रहा है सी उसी काम को पूरा करने में कितना टाइम लेता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं, यानी सी का जो काम है वो 4 और 3 7, यानी दोनों मिल करके जितना काम कर रहे हैं उतना सी अकेले काम कर लेता है, यानी 7 यूनिट पर डे। अब कह रहा है कि बी और सी मिलकर उसी काम को करने में कितना टाइम लेंगे। बी और सी अगर मिल जाए तो बी का पर यूनिट डे का काम कितना था, 3 था, और सी का कितना था, 7 था। तो दोनों मिल करके 10 यूनिट पर डे काम अकेले कर रहे हैं दोनों मिल करके। और है कितना काम, टोटल 24 काम है, यानी 24/10 यूनिट। निकालेंगे वैल्यू तो कितना आएगा, वैल्यू सही बटे में दे रखी है तो उसी के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा आपको। 10 दूना 20 हो जाएगा। इसको इधर साइड करके दिखा देते हैं, 10 24, 10 दूना 20, 4 बचेगा, यानी 2 सही 4/10, 2 सही 4/10। अब देखिए यहाँ पर 2/5 है, यानी 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2 सही 2/5 आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक कक्षा के 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य दे रखा है 58.5, 30 लोगों का, यानी टोटल वैल्यू निकालेंगे तो 30 गुणे 58.5, ये निकल करके आएगा 1755। ये 30 छात्रों का प्राप्त जो अंक है उसका टोटल है। बाद में पता चला कि एक छात्र का प्राप्तांक गलती से 75 की जगह 57 लिख गया, यानी इसी 1755 में 57 जो है वो लिख गया। होना कितना चाहिए था, 75 होना चाहिए था। तो जो गलत लिखा है उसको घटा दिया और जो सही है उसको जोड़ दिया। और कितने छात्र हैं, 30 छात्र हैं, तो बटे 30 हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू 591 जो है आपकी आएगी, और बटे में आएगा 10, तो 59.1 करके ये आंसर आएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि बिंदु 3 5 6 y-3 4 का केंद्र दे रखा है XY, तो x और y का मान आपको बताना है। तो 3 यहाँ पर जब निर्देशांक बिंदु ज्ञात होते हैं आपके, तो उसके लिए जो फॉर्मूला x का होता है वो x1 + x2/3 होता है, और y1 के लिए y1 + y2/3 करके होता है। और यहाँ पर सभी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो हम x और y में वो वैल्यू रख लेते हैं। x में रखेंगे x1 लाई लिख देते हैं x2 + x3/3, और y बराबर y1 + y2 + y3/3। अब यहाँ पर जो ये हमने वैल्यू है वहाँ पर देखिए x1 y1 x2 y2 ऐसे करके वैल्यू है, यानी 3 6 x2 की वैल्यू और -3 x3 की वैल्यू, तीनों की वैल्यू रख लेते हैं। x बराबर 3 + 6 -3/3। इसी प्रकार y की वैल्यू 5 + y + 4/3। इसको सॉल्व करेंगे, 6 7 8 9 में से 3 गया, 6/3 यानी 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। y की वैल्यू निकाल लेंगे इसी प्रकार, तो 5 और 9, और 9 + y यहाँ, और ये 3 उधर जा करके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी 3y बराबर 9 + y, और ये वाला जो y है उधर जाएगा 2y हो जाएगा, 2y की वैल्यू 9 हो जाएगी, यानी y की वैल्यू 9/2 जो है यहाँ से आ जाएगी। तो x 2 और y 9, आंसर बी वाला देखेंगे, ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुपद दे रखा है ax³ bx² + x-6 का एक गुणनखंड दे रखा है ऑलरेडी इसमें, और कह रहे हैं इस बहुपद में अगर x-2 से भाग देते हैं तो शेषफल 4 प्राप्त होता है, और कह रहा है कि a और b का मान भी बताना है आपको। तो इस प्रश्न को आप ऑप्शन से कर सकते हैं, जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं बस उसी पे ही फोकस करना है। जैसे यहाँ पर पहले कह रहा है x+2 इसी का एक गुणनखंड है, यानी कि आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो -2x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि x+2 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी यहाँ से हमारी वैल्यू x की वैल्यू -2 यहाँ से निकल करके आ जाएगी। और ये जो x की वैल्यू है -2 आएगी, इसमें आपका ये चीज़ क्लियर किया गया है कि इसका ये गुणनखंड है,
यानी कि इसका जो टोटल वैल्यू है वो जीरो निकल करके जो है वो आना चाहिए, कहने का मतलब जो है ये है। तो यानी अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर रख करके देख लें, और ए बी की वैल्यू ऑप्शन में ऑलरेडी कह रहा है कि ए और बी का मान, तो हम ऑप्शन से रख लें ए बी का मान इसमें। तो अगर जीरो के बराबर आ गया मतलब सही है। दूसरा एक और तरीका, इसी में ही दूसरी शर्त चेक करेंगे, x-2 से पहले पहली को चेक करते हैं। यानी जो ये वैल्यू दे रखी है ना, आप इसको सीधे सीधे रख करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यानी ए, यहाँ पर ए की वैल्यू हमने जीरो रख ली। हम पहले ऑप्शन को अगर चेक करें इसमें, तो जीरो एक्स का क्यूब, तो पूरा ही पूरा जीरो हो जाएगा फिर, मतलब प्लस बी एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, दो है, और एक्स की वैल्यू क्या है, तो -2 है। यानी -2 का स्क्वायर तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी 2 4 माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू -2 है तो -2 हो जाएगा, और -6 यानी कि -6। इसको देखिए सॉल्व करके कितना आएगा, 4 दूनी 8, और ये माइनस माइनस प्लस के 8, यानी 8 - 8, जीरो जो है पहली तो शर्त पहले ऑप्शन में फिट एकदम बैठ रही है। अब दूसरी चीज़ यहाँ चेक करनी होगी, कह रहा है ये अगर x-2 से भाग दे रहे हैं, यानी कि यहाँ से वैल्यू अगर x की निकालेंगे तो क्या निकलेगी, 2। यानी x की 2 जब वैल्यू रख रहे हैं, ऐसे में आपका 4 शेषफल बच रहा है। यानी हम ये x की वैल्यू यहाँ 2 रख करके देख लें, और फिर इसका मान देखते हैं 4 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। ऑप्शन से ही a और b की वैल्यू भी रख लेंगे। यानी ए एक्स क्यूब वापस से, मतलब जो ये हमने एक्स बराबर 2 रखा है ना, फिर से वापस से रखेंगे, तो जीरो ही रहेगा, प्लस बी की वैल्यू हमारी 2 है, 2 एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 4 यहाँ भी रहेगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 रख लिया, और माइनस का जो है वो 6, तो हमने 6 रख लिया। इतने में आपको कुछ नहीं समझ में आया, मतलब कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। 4 दूनी 8, और यहाँ से 2 में से 6 माइनस किया गया, यानी कि -4 बचेगा। यानी यहाँ पर आपका आएगा क्या, 8 और -4 बचेगा क्या, 4। यानी आंसर यहाँ पर भी फिट बैठ रहा है, क्योंकि हमने बताया था 4 जो है इससे शेषफल बच रहा है। यानी बाकी ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं, पहला ही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से ऐसे ऐसे कर सकते हैं। बाकी तो वैसे दूसरा तरीका ये होगा कि आप इसमें x+2 का मान रखें, फिर वहाँ से समीकरण बनाएं, फिर समीकरण का जो मान निकल कर के आए, उसके बाद x में -2 जो है उसको यहाँ पर जो भाग देने की बात की गई वो भाग देखें, तो उसमें थोड़ा सा हो सकता हो समय ज़्यादा ले ले। अगला देखते हैं प्रश्न, एक अनअवसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या जो है इनमें से होगी, कौन सी होती है, तो आपका एक परिमेय संख्या जो है वो होती है। दिए गए पी ए बी वृत्त की एक छेदक रेखा और पी टी स्पर्श रेखा है। यदि पी टी की वैल्यू कह रहा है 5 सेंटीमीटर है, और पी ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है वो 5 दे रखी है, और कह रहा है पी ए की वैल्यू ये वाली ये 3 दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, तो ए बी की माप जो है आपको, यानी कि ये वाली जो है वो माप बतानी है। सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला, पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। मान यहाँ पर रख दीजिए, पी टी का स्क्वायर मतलब ये वाला 5 स्क्वायर बराबर पी ए यानी कि 3 मल्टीप्लाइड में पी बी, यहाँ से यहाँ तक पूरा है, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जोड़ करके आएगी। कहने का मतलब ये है पी ए और प्लस पी बी ये दोनों जुड़ करके आएगी। 5 का स्क्वायर 25, 3 गुणे पी ए की वैल्यू 3 पता है, 3 प्लस पी ए नहीं, पी बी नहीं, ए बी होगा, ये टुकड़ा है ना इसका ए बी, यहाँ पर भी ए बी, ए बी की माप ही हमें निकालनी है, तो ये हो गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और ये 3 AB हो जाएगा। 9 जो है इधर आएगा तो घट जाएगा, 16 बचेगा, और जो 3AB है वो आपका 3 बटे में चला जाएगा, और AB बचेगा, यानी कि AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/3 जो है वो आ जाएगी सेंटीमीटर। आंसर होगा आपका सी वाला। अगला क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण दे रखे हैं, और कह रहा है AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि DAC की वैल्यू आपको दे रखी है 32 डिग्री, इसको चित्र के जरिए बना लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज आपका इस टाइप से जो है ये हो गया। तो ये कह रहा है, ये विकर्ण भी इसमें है, इसमें तो इस तरीके से बना लेते हैं विकर्ण। कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD है, तो हम यहाँ पर ABCD लिख लेते हैं चारों तरफ,
बी सी डी, इसके विकर्ण आपके ए सी और बी डी, ये ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी यहाँ ओ हो गया। यदि डी ए सी की वैल्यू आपको कह रहा है, यानी डी ए सी ये वाली वैल्यू जो है वो 32 डिग्री है, और ए ओ बी इस वाली की वैल्यू जो है वो 70 डिग्री है, तो क्या कह रहा है कि डी बी सी इसकी वैल्यू आपको जो है वो निकालनी है, कितनी होगी। तो सबसे पहले तो आपको इसकी वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको यही यहाँ पर जो ए ओ बी ये वाली वैल्यू और ए ओ डी ये वाली यानी ऊपर वाली वैल्यू, ये सीधे सीधे पता कर लेना है, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है, डी ओ बी वाली सीधी रेखा है। तो इधर वाला जो ये डैश डैश मैं आपको लिख रहा हूँ, ये अगर 180 पूरी रेखा है तो 70 दे ही रखा है, बचा कितना 110 बचा, यानी 110 डिग्री इधर का मान आ गया, क्योंकि ये आपका रिजु कोण के आधार पर आप निकाल लेते हैं। अब ये दोनों हमें मान पता चल गए, ये वाला 110 है, यहाँ वाला 32 है, तो ये पूरा त्रिभुज बन रहा है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 होता है, तो इधर वाली जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, तो 110 प्लस 32 और 180 में से घटा दीजिए, तो आपका कितना आएगा, ये यहाँ से आपका 38 डिग्री जो है यहाँ पर वैल्यू आएगी। 38 डिग्री जो वैल्यू आई है, अब ये वाला मान हमें पता है, तो ये वाला वैल्यू ही तो निकालना था, ये दोनों तो एकांतर कोण है, यानी ये भी 38 डिग्री हो जाएगा, तो 38 वाला आंसर हो जाएगा। चित्र से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाता है। 101 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, और बाकी टेलीग्राम या फिर आपका इंस्टाग्राम वगैरह पर विमल 101 सर्च करके भी वहाँ पर पेपर भेज दीजिएगा जब हो जाए, ताकि हम उसका सॉल्यूशन करा सकें। बाकी मिल जाता है हमको तो उससे पहले ही करा देंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न की। 1 की पावर m की पावर n दे रखा है बराबर a की पावर mn, ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा ना, a की पावर mn हो जाएगा, यानी a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर mn। यहाँ पर घातों की तुलना अगर करेंगे तो mn की वैल्यू mn के बराबर हो जाएगी, mn की वैल्यू m इंटू n के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर m की पावर n है, अगर हम m को नीचे ले आए तो n यहाँ बचेगा, m की पावर n अपॉन में m बराबर में आपका n। ये जब नीचे आधार में आपका सेम वैल्यू होती है ना, तो हम अगर बटे के ऊपर ले जाते हैं तो ये घातांक में -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम, यानी m की पावर n-1 और बराबर में हम n लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में m की वैल्यू निकालनी है तो हमें m को इधर ही साइड रखना है और बाकी चीज़ों को उस साइड रखना है, यानी n इधर ही रहेगा, ये n-1 जो आप देख रहे हैं उधर साइड ले जाएंगे तो ये 1 बटे फॉर्म के रूप में चला जाएगा, यानी m की वैल्यू क्या आ जाएगी n और पावर में 1 अपॉन n-1, यानी आपका आंसर डी वाला जो है यहाँ सही होगा। अगला है 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7, ऐसे करके 1 - 1/100 का मान आपसे जो है वो पूछा गया है। अगर इस वैल्यू को निकालेंगे तो कितना आएगा, एक यहाँ रख के देखेंगे तो 5 - 1 यानी 4/5, 4/5 मल्टीप्लाइड यहाँ पे 5/6 आएगा, यानी जस्ट ऊपर वाला नंबर एक बढ़ रहा है, नीचे वाला एक अगला 6/7 आएगा। ऐसे सबसे लास्ट में क्या आएगा 100 - 1/100 यानी कि 99/100, यानी 98/99 मल्टीप्लाइड में 99/100, ये इसको हम अलग करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप वैल्यू काटना शुरू करेंगे तो इधर वाली वैल्यू ऊपर से कट जाएगी, 6 का 6 कट जाएगा, ऐसे 99 का 99 से कट जाएगा, बचेगा क्या, ये 4 बचेगा और ये 100 बचेगा, तो 4 और बटे में आपका 100 बचेगा, तो वैल्यू क्या आएगी 4 बटे यानी कि 100 यानी कि 1/25, आंसर क्या होगा बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि 0x1 इस तरीके से मान है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि x एक ऐसी संख्या है जो कि आपका 0 और 1 के बीच में आ रही है, ये कहने का मतलब है। 0 और 1 के बीच में क्या आ सकता है, जैसे हाफ हो गया, 1/2 हो गया, आधा नंबर है, तो 0.5 जो है वो 0 और 1 के बीच में आ रहा है, 0.2 हो गया, 0.9 हो गया, तो ये सब इसके बीच में आ रहा है।
अब यही जो मान यहाँ पर आपका निकल करके आया है, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ से 1/2 पता चल गई हमें, 1/2 है जो कि 0 और 1 के बीच में है। तो पूछ रहा है सत्य इनमें से क्या है, तो यही वैल्यू यहाँ पर x में रख करके आप इससे सीधे ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए x में ही आप चेक करिए, सी वाले ऑप्शन में x की पावर 100 यानी 1 की पावर, हम 1/2 की पावर जो है वो 100 लगाएंगे, और ये कह रहा है कि बड़ा है 1 से, तो बिल्कुल नहीं बड़ा है, क्योंकि 1/2 की पावर 100 लगाएंगे तो कितना ही बड़ा वैल्यू चली जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर एक डी ऑप्शन भी कट जाएगा, नहीं सी डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सीधे ही देखने में आपको समझ में आ रहा है, ए और बी में आंसर होगा। अब ए और बी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बी वाले को या ए वाले को किसी को भी चेक कर लीजिए, मान लीजिए आंसर तो वैसे यहाँ पर बी वाला होगा, पर वैल्यू रख के जो है वो समझिए। मान लीजिए हम पहले को ही देखते हैं, 1/2 और पावर में आपका 100, ये हमने जो ये पहला ऑप्शन है उससे ही रखा है वैल्यू, एक्स की वैल्यू रखने के बाद। और ये यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और ये भी वैल्यू से लिए साथ में रख देते हैं, ग्रेटर देन एक्स की पावर 101 यानी 1/2 की पावर 101। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखेंगे 1/2 की पावर 100 है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसे 1/2 की पावर 100 करके लिख सकते हैं, पावर में ही है। यहाँ पर जो 1/2 की पावर 101 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 101 करके। अब आप खुद सोचिए कि बटे में यहाँ 2 की घात 100 लगाएंगे तो इसका मान क्या निकल करके आएगा, 1/2 1 2 6 7 करके, और वहीं घातांक में 101 यानी इससे बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर क्या मान निकल करके आएगा, ये वाला मान निकल करके आएगा 1/2 5 3 5 करके। यानी जब हम ये देख रहे हैं जिसका जो हर है वो बड़ा है, उसका मान जो है वो आपका छोटा हो जाएगा, क्योंकि बटे में जितनी वैल्यू बड़ी होगी वो उतनी छोटी होती है। तो यहाँ पर तो जिसका हर बड़ा है इसको बड़ा बताया गया, जबकि उल्टा होता है, इसलिए ये वाला यानी पहला वाला जो हमने चेक किया था गलत हो जाएगा। ये इसका अपोजिट ही लिखा हुआ है, अगर आपने एक को समझ लिया तो दूसरा तो जाहिर सी बात है आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि बटे में वैल्यू है 100 और यहाँ 101 है तो ये ग्रेटर देन ही लगाए तो यही सही होगा, ऐसा नहीं। बटे में जब आपकी वैल्यू यानी जिसका हर यानी कि डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है तो वो वैल्यू छोटी होती है, तो आंसर आपका बी वाला होगा। अगला कह रहा है कि कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज आपका मूलधन का 2/5 होगा। यानी साधारण ब्याज जो है वो आपका मूलधन गुणे 2/5 करके लिख लीजिए, और वही वैल्यू आप सीधे PRT/100 में रख दीजिए। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट ही लिख देते हैं मूलधन और गुणे में आपका 2/5 और बराबर PRT/100, यानी P की वैल्यू आपकी यहाँ पर हम P ही रखें यानी मूलधन ही रखें क्योंकि दोनों साइड है ना, ठीक है। और आर समय आपका ब्याज आपका 8% और समय आपका ऐसे ही रखते हैं क्योंकि समय ही तो आपको निकालना है, और बटे में आपका 100। अब यहाँ पर समय की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू मूलधन से मूलधन को काट दीजिए, 2×8 हो जाएगा आपका। ये वाला जो 5 है इससे काटेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि समय बराबर 20/4 आएगा, और आपकी वैल्यू 5 वर्ष आ जाएगी, जो कि आपको सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें आप 3 3 2 7 5 जो है इसको गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल का एक पूर्ण घन हो जाए। तो आपको सबसे पहले इसका गुणनखंड ले लेना होगा, इसका 3 3 2 7 5 का कितनी बार में जाएगा, तो सबसे पहले 5 से ले जाइए तो 6 6 5 5 करके जाएगा, फिर 5 से ले जाइए तो 5 1 1331 बार में जाएगा, फिर आप यहाँ पर 11 बार में ले जाइए तो 121 बार में जाएगा, फिर आप यहाँ से 11 बार में ले जाइए तो 11 बार में, और फिर 11 बार में एक बार और ले जाएंगे तो एक बार में, तो 3 बार 11 आया और 2 बार आपका 5 आया। प्रश्न में कह रहा है कि कौन सी संख्या से कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करते हैं तो पूर्ण घन हो जाए, तो 3 3 आना चाहिए, तो 11 तो 3 बार आ रहा है, 5 नहीं 3 बार आ रहा है, यानी कि अगर हम 5 से और गुणा कर दें तो आपका आंसर जो निकल करके आएगा वो एक पूर्ण घन निकल करके आ जाएगा, तो आंसर यहाँ पर 5 जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू को सॉल्व करना है, यानी P² - 8P + 12 को अलग से सॉल्व कीजिए
और यहाँ से द्विघात समीकरण से जैसे हम वैल्यू निकालते हैं ना, बस वैसे निकाल लीजिए। और यहाँ पर +4p - 12 को अलग सॉल्व कीजिए, दोनों में जो कॉमन आएगा उसी से आप p - a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो p² - 8p को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 12 मल्टीप्लिकेशन देखते हैं ना, यहाँ से ये वाली वैल्यू तो 12 है। 8p को आप 6 और 2 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि -2p - 6p और प्लस का 12। और इसको क्या लिख सकते हैं, p², यहाँ पर भी 12 ही है, यानी 4 को भी आप 6 और 2 के रूप में, 6 दूना 12 होता है, तो 4 और 2 के यानी 6 और 2 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 4p नहीं 6p, इसको रफ करके दोबारा लिख देते हैं, 6p - 2p और माइनस का 12। अब इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें p कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा p - 2, माइनस यहाँ कॉमन 6 आ रहा है, यहाँ पर भी p - 2 बचेगा। यहाँ पर देखिए p कॉमन आ रहा है और यहाँ पर p + 6 बचेगा। और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, तो -2 कॉमन आ रहा है और ये p + 6 बचेगा। ये p - 2 और p - 6 अलग हो जाएगा, यानी p - 6 और p - 2 आपका इधर आ जाएगा। यहाँ पर भी p - 2 और p + 6 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ तो माइनस का है, यानी p - 2 दोनों में कॉमन है, यानी हमारा यहाँ से p - 2 निकल करके आया, जो कि दोनों में उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये महत्तम समावर्तक की बात हो रही थी। तो p - a ऑलरेडी दे रखा है, यानी p - a से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से 2 निकल करके आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन सी वाले में दे रखा है। अगला बहुपद दे रखा है x³ - 6x² + 11x - 6, गुणनखंड ही पूछा गया है। अभी जो तरीका देखा था वैसे ही गुणनखंड करेंगे, पहला वाला यहाँ पर x - 1, x - 2, x - 3 आ जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है कि गुणनखंड में आप कॉमन लेके स्टार्ट करेंगे, यानी x³ - 6x² है तो यहाँ से आप x² कॉमन ले सकते हैं, फिर x - 1 बचेगा, इसी क्रम में कर सकते हैं। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगला है समीकरण जिसके मूल दे रखे हैं आपको p - q बटे में p + q और p + q माइनस में p + q अपॉन p - q होगा। तो ये पूछा गया है कि मतलब इनमें से कौन सा जो है वो ये आएगा। जो कल हमने पेपर कराया था सेम उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको मूलों का योगफल सबसे पहले निकालना पड़ेगा और डायरेक्ट जो निकल करके आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, 4pq और अपॉन में आपका p² - q²। और दोबारा में जो निकालेंगे वो मूलों का गुणनफल निकालेंगे, यानी कि a × b करके, और ये जो वैल्यू निकल करके आएगी वो -1 निकल करके आएगी। ये जो दोनों वैल्यू हमारी निकल करके आई, इसको आप फिर जो द्विघात समीकरण होता है ना ax² - b, उसी के अकॉर्डिंग रख देंगे, यानी कि x² - a + b x + a × b और बराबर में 0। इसमें आपको ये दोनों वैल्यू रख देनी है। रखने पर आपका x² माइनस में ब्रैकेट में -4pq बटे में आपका p² - q² ब्रैकेट के बाहर x - 1 और बराबर में जो है वो 0। इसको बस आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला जो है वो आ जाएगा। तो ये तरीका मैंने बता दिया था पहले, वैसे तो कल पूरा पेपर में करके क्वेश्चन दिखा दिया था, फिर भी मैंने आपको लिख करके भी बता दिया। एक मासिक परीक्षा है, इसमें 16 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक दे रखे हैं। तो इसमें बहुलक, बहुलक मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया हो, तो यहाँ पर देखेंगे 5 ही सबसे ज़्यादा बार आया है, 4 बार, और तो 6 तो आपका नहीं आया है। बस यही आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला है 3 की पावर 2x + 1 माइनस का 3x और बराबर में 3x + 3 माइनस का 3²। तो x का मान आपसे इसमें पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप ऑप्शन से कर सकते हैं, जो वैल्यू दे रखी है ना इन्हीं ऑप्शन को इसमें वैल्यू रख लेंगे, दोनों साइड एक तरफ LHS RHS दे रखा है, जिसमें बराबर आ जाए मतलब वही सही है। अब यहाँ पर 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सब में चारों ऑप्शन में 1 तो दे ही रखा है और किसी किसी में -1 दे रखा है। तो आप क्या करिए 1 को चेक कर लीजिए, तो उससे समझ में आ जाएगा कि वैल्यू बराबर आ रही है या नहीं। तो जैसे यहाँ पर रखेंगे 2 की घात मतलब 3 और 2 गुणे x है, यानी 2 गुणे 1 आएगा, और यहाँ पर प्लस में 1 है, यानी 3 की घात 3 हो जाएगा। 3 की घात 3 और माइनस में आपका 3 की घात 1, यानी 3 ही आएगा। तो 27 - 3 करेंगे तो एक तरफ तो 24 आया, दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 की घात 1 + 3 यानी कि 4, और यहाँ पर माइनस में 3 की घात 1, 2 तो पहले ही था ना, तो ये तो वैसे रहेगा, यानी 9 हो जाएगा।
3 की घात 4 - 9 करेंगे, 81 - 9, यानी कि ये वैल्यू आपकी 72 के बराबर आई। यानी एक तो मान यहाँ पर नहीं होगा। तो जिन ऑप्शन में एक है यानी प्लस का एक है, इसमें इसमें इन दोनों ऑप्शन को सबसे पहले काट दीजिए, यानी आंसर सी या डी में से कोई होगा। अब सी या डी में से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आप वैल्यू रख करके देख लीजिए। मान लीजिए +2 का हम यहाँ पर रख के देखेंगे, तो यहाँ पर अगर +2 में रख के डी वाले में देखेंगे तो 3 की मैं हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, 3 की घात 2x+1 और माइनस का 3 की घात x और बराबर में 3 की घात x+3 और माइनस में 3 की घात 2। अब देखिए 2 की वैल्यू रखेंगे तो 2 दूनी 4 + 1 यानी 3 की घात 5 माइनस 3 की घात x यानी कि 3 की घात जो है आपका 2 और बराबर में क्या है, बराबर में भी 3, यहाँ पर 2 + 3 यानी 3 की घात 5 और माइनस 3 की घात 2 3 की घात 2। देखिए दोनों साइड बराबर है, यानी आपको ऐसा नहीं कि 3 की घात 5 निकालना है फिर अंत में जाके मान ही निकालना है, यानी दो अगर प्लस के रखने पर वैल्यू बराबर आ रही है तो बस यही डी वाला आंसर होगा। चाहे तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, बाकी डी वाला ही आंसर निकल करके आएगा। तो कुछ ऑप्शन से अगर क्वेश्चन हो सकते हैं तो आप उन्हें छोटा कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा। एक अधिवर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जैसे एक लीप ईयर्स होता है तो उसमें टोटल अधिवर्ष हम देखते हैं तो टोटल 366 होते हैं, यानी 52 सप्ताह होते हैं, 2 दिन होते हैं एक्स्ट्रा। वो चीज़ सबसे पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अधिवर्ष है, इसमें लीप ईयर में कुल दिन तो 366 यानी कि 365, या हफ्ते के हिसाब से देखें तो 52+2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि 52 हर दिन 52 बार तो निश्चित रूप से आएगा, 2 दिन आपके हैं जो एक एक बार अतिरिक्त आएंगे। 53 रविवार जो होंगे वो आपके यहाँ पर पूछा गया है, तो 53 रविवार कब होंगे, जब 2 अतिरिक्त दिनों में से एक आपका संडे पड़ता हो वहाँ पर। तो जैसे सोमवार मंगलवार है, मंगलवार बुधवार है, बुधवार गुरुवार है, ऐसे करके जब शनिवार रविवार है फिर रविवार सोमवार आ गया तो 2 बार रविवार आ रहा है वहाँ पर। तो यानी टोटल 7 जो है वो संभावनाएं होंगी और प्रायिकता उनमें से 2 बार की है, यानी कि 2 बार की है, यानी कि 2/7। इस तरीके से 2/7 आएगा। जैसे आपको अगर ये चीज़ ना समझ में आए तो एक तरीका ये भी है कि जब आपसे साधारण वर्ष का पूछेगा तो आप सीधे सीधे कह देंगे कि आपका वहाँ पर 365 दिन होते हैं, यानी 52+1 इस तरीके से, यानी 1/7 ये 53 रविवार की प्रायिकता साधारण वर्ष में होगी। वहीं अधिवर्ष में पूछेगा तो 2/7, सीधे सीधे याद ही कर लीजिए अगर दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न हो। यदि किसी वृत्त के एक केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपका एक वृत्त बना लेते हैं और कह रहा है कि केंद्र से, ये हमने इसका केंद्र कर लिया, केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी है और उस पर स्थित है जीवा। जीवा का मतलब है जो सेंटर से ना जाए वही आपका जीवा है, और जीवा की लंबाई को हम ए बी मान लेते हैं और ये वृत्त केंद्र से होकर के इस पे जा रही है। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर है, ये वाली 12 सेंटीमीटर आपको दे भी रखी है, इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख दें 12। अब जीवा की लंबाई भी 10 दे रखी है तो ये वाली 10 दे रखी है पूरी लंबाई हमें। तो वृत्त का व्यास आपसे जो है वो पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर वैल्यू इस यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको ये ए बी मान चुके हैं तो इसको ओ मान लीजिए, तो ये हमने ओ मान लिया। तो सबसे पहले तो हमें ओ डी की वैल्यू पता होना चाहिए, ओ और डी, यहाँ पर हम डी को मान लेते हैं। तो ओ डी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये वाली 12 है, ये 10 है, 10 मतलब ये पूरी हाफ हो जाएगी। हम इस तरीके से देखें, अगर ए बी है ऊपर से लंब पड़ रहा है तो ये आपका 5 हो जाएगी क्योंकि टोटल 10 है, ये आपकी 12 ऑलरेडी है, और ये आपका जो वैल्यू है ये हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो ये वाला आपका कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 144, 5 का करेंगे तो 25 और दोनों को जोड़ेंगे 169, यानी ओ और यहाँ पर ए या ओ बी दोनों की वैल्यू की अगर बात करेंगे तो आपका 13 सेंटीमीटर जो है वो इस तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ पर प्रश्न में वृत्त का व्यास पूछा गया था, ये जो निकल करके आई है त्रिज्या निकल करके आई है, तो व्यास इसका जस्ट डबल हो जाएगा, यानी 13 × 2 यानी कि 26 जो है वो यहाँ से निकल करके आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दिया गया चित्र है जिसमें ए बी बराबर ए सी है और ए सी डी की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर दे रखी है 105। इस ए बी में ये ए सी वाली वैल्यू बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, और बी ए सी का मान जो है यहाँ पर निकालना है, बी ए सी। तो सबसे पहले तो आपको रिजु कोड देखने को मिलेगा यहाँ पर ए सी डी, ये 105 है,
ACB यहाँ वाला कितना हो जाएगा, जितना बचेगा, क्योंकि ये पूरी एक सीधी रेखा है, यानी ये वाली वैल्यू जो है वो 180 में घटाएंगे 105, तो आपका 75 जो है वो यहाँ पर वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ये 75 क्यों, क्योंकि ये रिजू कोड है, क्योंकि आपको AB और AC की वैल्यू बराबर दी गई है, यानी ABC इधर वाला एंगल और ACB ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे, यानी जो इधर वाली ABC वाली वैल्यू है ABC, इसकी वैल्यू भी 75 डिग्री के बराबर हो जाएगी। प्रश्न में BAC यानी ऊपर वाला पूछा गया है, क्योंकि 75 75 150 ऑलरेडी हो चुका है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी 180 में से 75 आप 75 नहीं 150 आप माइनस कर दीजिए, यानी 30 वो मान निकल आएगा जो BAC का मान होगा, जो कि पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला कह रहा है यदि B माइनस ए की का 30% A प्लस बी का 18% के बराबर हो तो अनुपात आपका A अनुपात B का मान पूछा गया है। तो दोनों को बराबर रख करके डायरेक्ट निकाल लेंगे। बराबर रखने का मतलब है कि B माइनस ए गुड़े 30 और बटे में आपका 100 बराबर में आपका A प्लस बी गुड़े में आपका 18 और बटे में आपका जो है वो 100। इसको ऐसे रख करके आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहें तो भी इसको आप ब्रैकेट में रख लीजिए। तो सॉल्व करेंगे 100 तो वैल्यू नीचे है तो दोनों साइड कट जाएगी, इससे काटेंगे 30 और 18 का तो 5 और 3 बचेगा। अब अंदर इनको मल्टीप्लाइड कर दीजिए 5A माइनस 5B और इधर साइड 3A 3B, तो B की वैल्यू एक तरफ कर लीजिए, यानी इधर था 5B और उधर था 3B यानी कि माइनस का 3B और बराबर में आपका 3A प्लस 5A। अब जो B की वैल्यू है वो एक साइड कर लीजिए, 5B इधर है, डायरेक्ट लिख दिया है, बाकी आपको बराबर करके ही एक साइड करना होगा। बाकी 5B में से 3B घटाएंगे तो आपका 2B बचेगा और 3A 5A जुड़ जाएगा तो 8A बचेगा, और यहाँ पर आपको B की वैल्यू निकालेंगे तो 2 चक्कू 8 काटेंगे यानी 4A निकल करके आएगा। अब A एक साइड कर लीजिए, यानी A बटे में आपका A अगर नीचे लाएंगे ना तो B ऊपर रहेगा, या उधर साइड भी ले जा सकते हैं, यानी B को आप इधर ले जा सकते हैं, A को बटे में ला सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं ना इसको, A अनुपात में B की वैल्यू 1:4 जो है वो आ जाएगी पहले वाला ऑप्शन में। अगला देखते हैं, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं और कह रहा है कि उनका मासा और लासा का गुणनफल भी दे रखा है, तो संख्याओं का योगफल आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि लासा गुणे मासा का जो यहाँ पर मान होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू मान लें इसको 3x इसको 4x, तो मासा को x मान लें और इसको लासा जो है उसको हम वैल्यू के तौर पर अगर देखेंगे तो दोनों की वैल्यू निकाल करके फिर गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि समझ में आपको क्लियर आ जाए कि मान लीजिए कि दो संख्याएं आपकी, एक 3x है जो कि 3:4 के हैं और एक आपकी 4x है। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है आपका x, यानी कि मासा जो निकल करके आएगा वो आपका निकल करके आएगा x, और दोनों में लासा निकालेंगे तो क्या निकल करके आएगा, तो आपका 12x निकल करके आएगा। बस इसी को ही आपको रख देना है, यानी 12x यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है गुणे x और बराबर है 2028 के। बस इसको सॉल्व करेंगे तो 12x² हो जाएगा, x² बराबर उधर जाएगा तो ये जो 12 वैल्यू है इससे कट जाएगी, तो निकल करके आएगा x² बराबर 169। x की वैल्यू निकल करके आएगी 13। अब 13 निकल करके आ गई तो आपको मान यहाँ पर रख देना है, और 13 निकल करके जो आई वो सबसे पहले 3x में रखेंगे तो 3 13 39, तो यहाँ से एक वैल्यू आपकी 39 निकल करके आ जाएगी, और इसी प्रकार 4 में रखेंगे तो 14 चौक 52 यानी दूसरी वैल्यू 52 निकल करके आई। प्रश्न में कह रहा है टोटल बताइए, यानी इन दोनों का टोटल जो आएगा वो 91 आएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। अगला कह रहा है ए इंटू बी बराबर ए इंटू बी और प्लस बी, तो 5 × 7, मतलब जो चीज़ यहाँ पर है सेम इसका यही कर लेना है, यानी इसको अगर करेंगे हम तो 5 × 7 जैसे कि यहाँ है, और फिर ये ब्रैकेट में है प्लस बी है यानी कि बाद वाली वैल्यू यानी 7 + 7 है, तो 5 × 7 = 35 + 7 यानी 42 आपका यहाँ से वैल्यू सी वाला आ जाएगा। कौन सा रेखागणित शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो ये प्रदर्शन विधि आपका ऑप्शन डी वाला सही होगा। एक वस्तु को 20% लाभ पर जो है वो बेचा गया है और कह रहा है यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपये बढ़ जाता है तो विक्रय मूल्य भी उसी
समय 30 रुपये जो है वो बढ़ जाता है, तो लाभ 3.5% अगर कम हो जाता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। इस प्रश्न को आप एक्स वगैरह मान के भी कर सकते हैं या तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हम एक्स वाला तो आप मोस्टली तरीका करते हैं, हम ऑप्शन से आपको करना बता देते हैं। क्योंकि मान लीजिए प्रश्न में कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। मान लीजिए 850, हमने पहला ऑप्शन ही को चेक किया कि मान लीजिए क्रय मूल्य 850 रुपये होगा। अब ये कह रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जा रहा है और वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी आपका 850 ऑलरेडी था और इसका 120%, अगर 850 गुणे निकालेंगे 120%, तो हमारा नया जो सेलिंग प्राइस है वो क्या आ जाएगा, 1020 आ जाएगा। और आगे ये कह रहा है कि यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपये बढ़ जाता है, यानी पहले उसने 850 पे खरीदा, क्रय मूल्य लिखा ना 850, तो नया वाला जो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होगा वो कह रहा है यदि बढ़ जाता है तो आपका 850 था और उसमें 50 और बढ़ गया, तो ऐसे में वो वैल्यू कितनी हो गई, 900 हो गई। और बढ़ जाता है तो विक्रय मूल्य भी उसी समय 30 रुपये बढ़ जाता है। तो पहले था 120 तो नया एसपी क्या हो जाएगा, नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 1020 था और ये 30 रुपये और बढ़ गया, यानी कि 1050। तो कह रहा है लाभ भी जो 3.5% है वो कम हो जाता है। तो बस यही आपको देख लेना है लाभ कितना कम हो रहा है। सबसे पहले तो आपको नया लाभ देखना है कितना हो रहा है, 1050 ये सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस 900 हो गया, क्योंकि अब इसी पर ही हमारा कैलकुलेट होगा ना। तो हमारा जो लाभ है वो 150 रुपये का है, इन दोनों का डिफरेंस। अब 150 रुपये का लाभ निकालेंगे कितने पर, कॉस्ट प्राइस पर, तो 900 गुणे में आपका 100, ये वैल्यू निकालेंगे तो आपकी 16.5 या 16 सही आप कहेंगे, 2/3 करके निकल करके आएगी वैल्यू। और इसी से ही आपको समझ में आ जाएगा, ये 3 लिखा हुआ है, इससे ही आपको समझ में आएगा कि देखिए पहले 20% प्रॉफिट हो रहा था और अब ये घट करके 16 सही 2/3% हो गया, यानी 3.5% की कमी हो गई है। यानी पहला ही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हो सकता हो ये आपको मेथड लंबा लग रहा हो, तो आप एक्स मान करके भी कर सकते हैं, एक्स मान करके आप बेसिक करते ही हैं, इसीलिए मैंने ये तरीका भी दिखा दिया। क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत नज़दीक के हैं, मान लीजिए पहला ऑप्शन नहीं आया फिट बैठने को तो दूसरे को भी चेक करना पड़ेगा, तो इस तरीके से भी कर पाएंगे। अगला x-2 x-9 का न्यूनतम मान जो है वो इनमें से जो है वो क्या होगा। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन अब आया है। क्या करना होता है, कैसे करना होता है, जो भी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर हमें दे रखा है 2 और यहाँ पर वैल्यू दे रखी 9, इनका हमें मिड पॉइंट जो है वो निकालना होता है, यानी कि मध्य बिंदु, या मिड पॉइंट कहिए, इंग्लिश में ज़्यादा सही है। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें दोनों वैल्यू को हम जोड़ेंगे, यानी 2 + 9 और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 11 और बटे में 2, यानी हमारा x की वैल्यू 5.5 निकल करके आएगी। यही जो 5.5 आई वो यहाँ पर रखना पड़ेगा, यानी x माइनस जो 2 है इसमें हम रख लेते हैं यही वैल्यू को, यानी कि 5.5 - 2, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3.5। ये हमारा पहला मान आ गया। दूसरे में निकालेंगे तो x-9, x की वैल्यू यहाँ पर भी रखेंगे 5.5 और -9 करेंगे, यानी यहाँ पर माइनस का 3.5 वैल्यू निकल करके आएगी। एक तरफ आई वैल्यू आपकी 7/2, 3.5 को लिख सकते हैं इसको -7/2, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वैल्यू आपकी बटे में दे रखी है। यहाँ इसको 7/2 लिख सकते हैं और दूसरी वैल्यू जो है 3.5 वाली, इसको हम निकालेंगे तो ये माइनस का 7/2 आएगा। दोनों जो वैल्यू निकल करके आई हैं इनको आपस में आपको गुणा कर देना है, तो 7 × 7 = 49 और बटे में आपका 4 और माइनस का 49/4, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जो न्यूनतम मान वाला वैल्यू है, मुझे नहीं लगता अगर इस पर क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, और इसी के साथ हमारा ये पेपर सॉल्यूशन वाला जो सफ़र है वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि फिर कल से जो आपके पेपर होंगे उसका सॉल्यूशन हम देख लेंगे।
तो 272 की घातांक में 2 है माइनस 128 की घातांक में 2 है, तो इसका वर्गमूल आपसे पूछा गया है। वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो गुणा करने बैठ गए तो टाइम लगेगा। यहाँ ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर अगर हम इसको वर्गमूल में रखें और यहाँ पर 272 का होल स्क्वायर करें माइनस 128 का होल स्क्वायर करें, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, यानी 272 प्लस 128 एक बार आएगा और एक बार 272 माइनस का 128 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 400 प्लस इसको घटाएंगे तो आएगा आपका 144। 400 144 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20। जोड़ेंगे क्या, आप जोड़ने से अच्छा है कि आप इसको बाहर निकाल लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अंडर रूट में है ना, तो 400 को बाहर निकालेंगे तो 20 बचेगा, और ये प्लस में नहीं, ये मल्टीप्लाइड में है। प्लस में आप अंडर रूट से बाहर ही नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये हमने ये वाली अलग अलग लिखी ना, बीच में तो मल्टीप्लाइड था। 20 निकालेंगे और मल्टीप्लाइड में 44 144 जो है वो 12 बचेगा। 20 गुणे 12, 12 दूना 24, यानी 240 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, जो कि आपको सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो इसी के साथ हमारा ये पेपर भी हुआ समाप्त। और जितने आपने क्वेश्चन देखे हैं, उम्मीद है इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, थोड़ा बहुत कठिन होंगे। और एक ही कोई क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा आ जाए कि थोड़ा सा कठिन है, तो ऐसा ना हो कि आप उसी पे ही सारा समय व्यस्त कर दें। इस चीज़ को ध्यान रखिए, अगर छूट रहा है, वैसे भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं एक भी छोड़ने, फिर भी यदि आपको कोई क्वेश्चन पे ज़्यादा समय लग रहा है तो उसको बाद में समय दीजिए यदि समय बचता है। बाकी अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।